हम लोग भारत में राष्ट्रवाद लेसन की शॉर्ट नोट्स कवर कर रहे थे। इसी का सेकंड पार्ट अभी हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले रॉलेट एक्ट के बारे में, जो 1919 में आया था। इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? इसके मुख्य प्रावधान थे राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। राजनीतिक कैदी वो होते थे जो कि राज्य की सत्ता के खिलाफ कार्य करते थे, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे या सरकार का विरोध करते थे। ऐसे कैदी, उनको कोई भी मुकदमा चलाए बिना 2 सालों के लिए जेल में बंद रखने का प्रावधान था। इसका उद्देश्य था भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करना, कि जो भी गतिविधियां, जो भी कार्य या एक्टिविटीज़ सरकार के खिलाफ हो रही हैं या अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रही हैं, उन सब को किसी भी तरीके से बंद करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था? भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार था, क्योंकि इसमें भारतीयों को नागरिक अधिकार नहीं दिए गए थे। क्योंकि हर नागरिक का अधिकार है, उसके ऊपर अगर कोई भी उसको अरेस्ट किया जाता है या कोई भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसको सुनवाई का अधिकार होता है। बट रॉलेट एक्ट में इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। उसमें बस इल्ज़ाम लगा दिया जाता था राजनीतिक कैदियों पर, उन्हें सीधा जेल में डाल दिया जाता था। तो ये उनके मानव अधिकारों का और नागरिक आज़ादी का हनन था। भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। इसको जब पास किया गया तो इसमें भारत के लोगों का या भारत की जो सभा थी, जो अंग्रेज़ों ने एक बनाई हुई थी, उसमें भारतीयों से कोई भी सजेशंस नहीं लिए गए थे। उन्होंने सीधा बनाया अपने मन से और उसको पास कर दिया। रॉलेट एक्ट के क्या परिणाम हुए? 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। विभिन्न शहरों में रैली और जुलूस निकाले गए। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगारों की हड़ताल हुई, दुकानें बंद हो गई, स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, बैंकों, कारखानों, डाकखानों और रेलवे स्टेशंस पर हमले हुए। रॉलेट एक्ट 1919, इसको हम थोड़ा सा और विस्तार में पढ़ लेते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक कानून बनाने की ब्रिटिश संस्था थी, जिसमें कुछ भारतीय सदस्य थे। लेकिन इसमें जो भी कानून बनाए जाते थे उसमें अंग्रेज़ों ने जो भी कानून बना दिया, उसमें भारतीय सदस्य सिर्फ बोल सकते थे कि आप ये कानून पास कर दो, मत करो, या इसको इस तरीके से बना लो। बट फाइनल पास करने का अधिकार ब्रिटिश अफसर्स के पास में ही था। तो जब ये एक्ट बनाया गया तो इसमें भी भारतीय सदस्यों का समर्थन नहीं लिया गया, लेकिन यह फिर भी पारित हो गया या पास हो गया और कानून बन गया। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान की थी। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था। मतलब कि जो भी राजनीतिक कैदी थे वो अपनी सुनवाई के लिए कोर्ट्स में नहीं जा सकते थे, उनको सीधा ही 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था, सिर्फ इल्ज़ाम लगाकर कि वो राजनीतिक कैदी हैं या सरकार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। हड़ताल का आह्वान का मतलब है कि गांधी जी ने जब बोला कि हम ऐसी हड़ताल करने वाले हैं तो बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ में आ गए। ये गांधी जी तब तक बहुत फेमस हो चुके थे। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकले, दुकानें बंद हो गईं और रेल कारखानों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। अंग्रेज़ी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना एक बहुत ही फेमस घटना है और एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो 1919 में हुई थी। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिसके कारण लोगों ने जगह जगह सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया था। मार्शल लॉ का मतलब है कि सेना या पुलिस ही पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेती है और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था।
ये बाग चारों ओर से बंद था और निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो भी वो काफ़ी संकीर्ण था, यानी कि पतला था। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोली चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बहुत ही क्रूर था। इससे चारों ओर हिंसा फैल गई। गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वह हिंसा नहीं चाहते थे, और ये बहुत ही बड़ी हिंसक घटना हो गई थी। इसमें लगभग हज़ारों लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या प्रभाव पड़ा? भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने निर्ममतापूर्वक रवैया अपनाया। निर्ममतापूर्ण का मतलब होता है बहुत ही अत्याचारी या क्रूअल तरीका अपनाया इस आंदोलन को दबाने का, और लोगों को अपमानित और आतंकित किया। आतंकित मतलब उनको डराया अलग अलग तरीके से। सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने के लिए, और सारे साहिबों यानी कि जो अंग्रेज़ थे उनको साहिबों कहा जाता था, को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। इस तरीके की उनको सड़कों पर एक्टिविटीज़ करने के लिए, अत्याचार करने के लिए ये तरीके अपनाए जाते थे। लोगों को कोड़े मारे गए, और गुजरांवाला जो कि एक जगह है पंजाब में, वहाँ के गाँवों पर बम बरसाए गए। आंदोलन की विस्तार की आवश्यकता। रोलेट एक्ट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाए, यानी कि एक साथ मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लोग आवाज़ उठाएं। खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। ये मैंने आपको बताया भी था कि पहले तुर्की का जो सम्राट होते थे उनको मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता था, और ये एक खलीफा का एक पद था जिसको पूरे संसार में मुस्लिम वर्ग से बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था। तो वो एक आध्यात्मिक नेता हुआ करते थे। तो उनका बहुत अपमान किया अंग्रेज़ों ने। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई, और ये अफवाह फैल गई कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि यानी कि एक समझौता थोपा जाएगा। इसीलिए खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं ने, दो भाई थे जिनका सरनेम अली था, उनके द्वारा बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? रोलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा बड़ा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। जनाधार वाला आंदोलन का मतलब है वो ऐसा आंदोलन चाहते थे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन, यानी कि जिसमें कि लगभग पूरा ही भारत के लोग शामिल हों, ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। हिंद स्वराज। महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक, एक महात्मा गांधी ने लिखी थी एक किताब जिसका नाम था हिंद स्वराज। इसमें इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया। असहयोग आंदोलन, इसको असहयोग क्यों कहा गया? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज में, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया, और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। अगर भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज एक साल के अंदर ही चरमरा जाएगा और स्वराज आ जाएगा। स्वराज का मतलब होता है जब किसी भी देश के या किसी भी राज्य के लोग खुद से शासन करते हैं या शासन व्यवस्था को संभालते हैं। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेज़ों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय जनता का शोषण, अंग्रेज़ों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, रोलेट एक्ट का पारित हो जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया। ये कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन होते थे। तो 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था कि हम पूरे देश में असहयोग आंदोलन को चलाएंगे। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना।
पहले अंग्रेज़ सरकार उन लोगों को अलग अलग उपाधियाँ देती थी, जैसे कि महाराज या सर, इस तरीके की उपाधियाँ देती थी अलग अलग, जो भी अंग्रेज़ सरकार के को खुश करने के लिए कार्य करते थे या जिन कार्यों से अंग्रेज़ सरकार खुश होती थी तो उनको अलग अलग उपाधियाँ देती थी। तो लोगों ने उन उपाधियों को वापस करना शुरू किया। ये ऐसा करने का प्रस्ताव रखा गया कि जो भी इस आंदोलन के साथ आएंगे वो लोग अपना उपाधियों को वापस करेंगे। सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन सितंबर 1920 में असहयोग पर स्वीकृति और अन्य नेताओं द्वारा इस पर स्वीकृति मानी गई। दिसंबर 1920 में स्वीकृति पर मोहर और इसकी शुरुआत पर सहमति। ये असहयोग आंदोलन से जो अलग अलग संबंधित अधिवेशन थे कांग्रेसी, उसमें ये प्रस्ताव आए। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी आकांक्षाएं थी। मतलब जो भी वर्ग था जो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहा था, उनके अपने अपने मुद्दे भी थे। सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न था। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसे युग से लिया कि जब उनके सारे कष्ट और सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। शहरों में असहयोग आंदोलनों का धीमा बढ़ना। चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। परिणाम स्वरूप वे बहुत लंबे समय तक मिल के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर पाए। वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहाँ नहीं थे, जहाँ पर भी जिनका इस्तेमाल अंग्रेज़ों की जगह किया जा सकता था, उनके ऊपर आने के लिए धीमा था। इसीलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना धीरे धीरे शुरू कर दिया, क्योंकि और स्कूल या कॉलेजेस या ऑफिस अवेलेबल नहीं थे जहाँ पे एडमिशन के लिए वो अपना पढ़ाई को काफ़ी समय तक रोक सकते। तो उन्होंने वापस से उसमें जाना स्टार्ट कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में काम से फिर से जुड़ गए। असहयोग आंदोलन की समाप्ति। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिए, क्योंकि चौरा चौरी में हिंसक घटना हो गई थी। ये मैंने आपको बताया था कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, जिस समय पुलिस वाले उसके अंदर ही थे। कुछ अंग्रेज़ पुलिस ऑफिसर्स भी थे पुलिस स्टेशन के अंदर, तो काफ़ी लोग मारे गए थे उस घटना में। ये चौरा चौरी में हुई थी। इस घटना से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे गांधी जी, क्योंकि वो जितने भी आंदोलन थे उसमें नहीं चाहते थे कि किसी की भी मौत हो या किसी को भी चोट लगे या कुछ हिंसक घटना हो। तो उनको लगा कि ये आंदोलन सही नहीं जा रहा है, तो उन्होंने इसको वापस ले लिया। चौरा चौरी की घटना, ये एक्सप्लेन फिर से किया गया है। फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। ये घटना उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगे। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे और राज्यों की काउंसिल के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य की काउंसिलों का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना भी महत्वपूर्ण है। प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस नेताओं में आपसी मतभेद थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था ताकि जनवरी 1923 में ताकि प्रांतीय परिषद के चुना जाने में हिस्सा ले सकें। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की जगह कृषि उत्पाद की कीमतों में भारतीय गिरावट आई। ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल हुई। साइमन कमीशन। 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन हुआ ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों ने उसको पसंद नहीं किया और उसका जगह जगह काले झंडे साइमन कमीशन के विरोध में दिखाए गए। कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। दिसंबर 1929 में
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और लोगों से आह्वान किया गया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। आज भी हम हमारा जो गणतंत्रता दिवस है वो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। इसी दिवस की याद में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस ने ये स्वाधीनता अधिवेशन का आह्वान किया था। नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन जो 1930 में हुआ। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगें रखी। ये मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को खत्म करने की थी। लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत की गई। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, ये घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं। 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया, यानी कि आगे पोस्टपोन कर दिया गया। पुलिस द्वारा अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए, ये उन्होंने मांग की। नमक पर लगाए गए सभी करों को हटाया जाए। आंदोलन में किसने भाग लिया? देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। चूँकि अमीर समुदाय व्यापार अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन का समर्थन किया। नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। रेलवे कर्मचारी, डॉक वर्कर्स, छोटा नागपुर के खनिज आदि विरोधी लोगों ने विरोधी रैली और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या मुख्य घटनाएं थी? पहला, देश में के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों को पिकेटिंग की गई, यानी कि उनको बंद करवाया गया। वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। उनका निर्मम दमन किया गया, यानी कि उनको टॉर्चर करके उनको बहुत ही ज़्यादा अलग अलग सज़ाएं दी गई और जेलों में डाल दिया गया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण किया गया। महिलाओं और बच्चों की पिटाई की गई। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार की प्रतिक्रिया। लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से कार्य किया। हजारों लोग जेल गए। गांधी जी को कैद कर लिया गया। अब जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं, ये हमने अभी पढ़ लिया था, ये वापस से रिपीट किया गया है। तो हम आगे देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थीं। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। कई महिलाएं जेल भी गईं। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था? असहयोग आंदोलन में लक्ष्य स्वराज था, लेकिन इस बार पूर्ण स्वराज की मांग थी। असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी? इसमें अनुसूचित वर्ग ने ज़्यादा भागीदारी नहीं की थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से ही कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के काफ़ी करीब आने लगी थी और दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। 1932 की पूना संधि के प्रावधान, इसमें दमित वर्गों, जिसमें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जिन्हें जाना गया, उनको प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई।
हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। सामूहिक अपनेपन का भाव। अब किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में अपनेपन का भाव जगाया गया, उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए ये हम देख लेते हैं अभी। वे सभी कारक जिन्होंने भारतीय आंदोलन में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया, सभी भारतीयों को एक किया। इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? सबसे पहले थे चित्र और प्रतीक। भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई थी। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली। लोक कथाएं। राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी और अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अतीत में गौरव का भाव पैदा करती थी। चिन्ह बनाए गए जैसे कि झंडा। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा जिसमें कलर्स से हरा, पीला और लाल और जिसमें 8 कमल थे, पहले इस तरीके का झंडा बनाया गया। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफ़ेद, हरा और लाल तिरंगा तैयार कर लिया था जिसके सेंटर में चरखा बना हुआ था। और उसके बाद में हमारा तिरंगा झंडा जो आज है, जिसमें कि नारंगी, सफ़ेद और हरा रंग है और बीच में चक्र है, ये आज का स्वरूप है हमारे झंडे का। इस तरीके से ये बने। इतिहास की पुनर्व्याख्या। बहुत से भारतीय महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सकें। गीत जैसे वंदे मातरम। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा था जो कि मातृभूमि की स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलनों में भी खूब गाया गया और ये आज भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। और राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है। तो ये दो हमारे प्रमुख भारत के गीत और राष्ट्रगान हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स जो थे हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, आज इसका उदय के आज ख़त्म होते हैं। इसके प्रश्न उत्तर मैं का एक और वीडियो मैं आपको पोस्ट करूँगी, आप प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।